जी हाँ, तो क्या मॉनसून सत्र के शुरुआत से पहले ही भारतीय जनता पार्टी की बिछाई गई बिसात बिखर चुकी है? आखिर बंगाल में 3 सांसदों के इस्तीफे के बाद में नए ट्विस्ट में किस तौर पर बीजेपी उलझ गई है और कैसे ममता बनर्जी के ब्रह्मास्त्र में सब कुछ एक नई दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, एक तरफ बागी सांसदों को बीजेपी अपने गुट में शामिल कराने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ 3 सांसदों के इस्तीफे के बाद में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें बीजेपी दरअसल जो खेला करना चाहती थी वो खेला पहले ही रुक गया है। चौंक गए ना? मैं भी ऐसे ही चौंका था। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें क्योंकि यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है और इसका एक पहलू और भी है कि एक तरफ बागियों को और बीजेपी को ममता बनर्जी के ब्रह्मास्त्र से झटका लगा है, तो दूसरी तरफ बागियों को झटका भारतीय जनता पार्टी ने खुद दिया है, क्योंकि जिन्होंने इस्तीफे दिए उनको टिकट देकर के राज्यसभा भेजने की कवायद पर पहले ही बीजेपी ने ब्रेक लगा दिया। तो बागी क्या न घर के हुए न घाट के, यह स्थिति हो गई है। दोस्तों, जिस अंदाज में जिस तरीके से मानसून सत्र के भीतर भारतीय जनता पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट ऑपरेशन परिसीमन या ऑपरेशन डिलिमिटेशन, जिसको लेकर के अभी भी लोकसभा के अंदर 42 सांसद कम है, महज 318 तक पहुंची है, 360 होना चाहिए। राज्यसभा में अभी भी 16 सांसदों की कमी है। तो ऐसी स्थिति में जिस तरीके से इधर से उधर से यहां से वहां से और कुछ पार्टियों को पहले से जो तोड़ा, उन सब के बावजूद बीजेपी की केंद्र की मोदी की सरकार दरअसल एक बार फिर से उसी दुराहे पर आकर के खड़ी होगी। और इसी बीच में दोस्तों कि दरअसल ऐसी स्थिति में चूंकि ममता बनर्जी का गुट ही अभी असली टीएमसी है, अभी तक चुनाव आयोग ने बागियों को असली टीएमसी नहीं माना है, बल्कि बागी चुनाव आयोग में जाकर के फंस गया है। कैसे, आपको आगे बताएंगे कि ममता बनर्जी की 14 पन्नों की चिट्ठी में क्या कुछ ऐसा सबूत दिया गया जिसके बुनियाद पर बागियों की सारी हसरतें खत्म हो गई। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में बागी गुट यूं परेशान है कि एक बार फिर से अगर ममता बनर्जी जिनको अभी भी टीएमसी का असली ओनर माना जा रहा है, अगर अभी भी एक बार फिर से उन्होंने विप जारी किया तो नियमों के हिसाब से असली टीएमसी तो ममता गुट ही है। और ऐसे में उनका विप, उस विप के खिलाफ में सदन के अंदर विरोध में वोट करना जाहिर तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका होगा। और ऐसे में दोस्तों, मानसून सत्र से पहले बीजेपी जो 2/3 बहुमत जुटाने के आंकड़े में लगी हुई थी, जिसमें फेल होती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऋतुव्रत बनर्जी के बागियों की सांसें भी अटकी हैं, क्योंकि असली टीएमसी के तौर पर ममता ही है। तो फिर ऋतुव्रत बनर्जी गुट और ममता गुट राज्यसभा के इस उपचुनाव में किसे वोट करेंगे? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। दोस्तों, 3 सांसदों ने टीएमसी गुट के, ममता गुट के इस्तीफा दिया था, जिसमें से सुष्मिता देव ने शुरुआत की थी। और उसके बाद उन तीनों सांसदों को भारतीय जनता पार्टी दोबारा से राज्यसभा भेजने के बारे में विचार ही नहीं कर रही है, बल्कि उनकी जगह उनके विकल्प के तौर पर कुछ और नाम ढूंढ लिए। कौन है? एक बड़ा नाम जिनसे अमित शाह ने बंगाल दौरे में जाकर के मुलाकात भी की है। लेकिन दोस्तों, जो स्थिति हुई बंगाल में अमित शाह के पहुंचने पर, उससे पहले जिस तरीके से बंगाल में तोड़फोड़ हुई, जिस तरीके से ममता बनर्जी को हाउस अरेस्ट किया गया और जिस अंदाज में ममता बनर्जी के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग जो स्ट्रैटेजी अपना रहा है, उसको लेकर के नई तस्वीर क्या है वो आपको बताते हैं। मगर अब दोस्तों, जो कंफ्यूजन राज्यसभा के उपचुनाव को लेकर के है कि विप ममता जारी करती हैं, जाहिर तौर पर ममता का गुट जो वोट करेगा राज्यसभा के चुनाव के लिए, वो बीजेपी के लिए तो करेगा नहीं, बागी गुट के लिए तो करेगा नहीं, और बागी गुट को भी बीजेपी ने झटका दिया। तो ऐसी स्थिति में ऋतुव्रत बनर्जी क्या करेंगे? क्योंकि विप एक बार फिर से यह दर्शा रहा है कि मामला किस अंदाज में, किस तौर पर, कहां पहुंच रहा है। दोस्तों, ममता की दलीलों के आगे चूंकि चुनाव आयोग, जैसा कि हमने आपको दिखाया था, किस तौर पर बेबस नजर आया। ममता के 14 पन्नों की चिट्ठी में जिस तरीके से चुनाव आयोग के पास में तथ्य और सबूत दिए गए, राजनीतिक, संवैधानिक, कानूनी विद्वान और जिस तरीके से भारत का
1952 का जनप्रतिनिधित्व कानून जो कुछ कहता है उसमें ममता को एज मिल रहा है। अब दोस्तों इसीलिए ममता बनर्जी ने खुल करके चैलेंज कर दिया कि अगर मुझे हराना है तो मुझे मारना होगा। मैंने अपने शो में आपको बताया था कल भी और परसों में कि किस तौर पर ममता बनर्जी उस लाइन को ले रही हैं जिस लाइन को लेने से अब बच रही थी। अब दोस्तों होगा क्या? अब होना यह है कि 24 तारीख को जो राज्यसभा का उपचुनाव होना है उसमें बागी गुट एक तरफ बड़ी उम्मीदों और आस के साथ में बीजेपी की तरफ देख रहा है और दूसरी तरफ हालात पर निगाह रख रहा है। दूसरी तरफ सुष्मिता देव से लेकर के 3 राज्यसभा के सांसद जिन्होंने इस्तीफा दिया था, जिनको लगा था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें राज्यसभा का टिकट दे देगी, वहां भी पेच फंस गया। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर जैसा कि बंगाल पहुंचे, मगर कुछ ऐसा रहा कि माना जा रहा कि बागियों को बीजेपी किस तौर पर झटका देगी, क्योंकि इस्तीफा देने वाले राज्यसभा सांसदों को राज्यसभा का टिकट नहीं दे रही है। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा बंगाल में खाली हुई राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव के ऐलान के बीच जब अमित शाह अभी पहुंचे तो फिर उन्होंने दिग्गज फिल्म स्टार प्रोसेनजीत चटर्जी से मुलाकात की, उनके घर जाकर के। दोस्तों गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियों वाली पुस्तिका भी भेंट की और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी दिग्गज बंगला एक्टर प्रोसेनजीत चटर्जी को राज्यसभा भेज रही है। वे बंगाली सिनेमा के दिग्गज और सबसे प्रभावशाली अभिनेता और निर्माता हैं। उन्हें बम्बा दा के नाम से जाना जाता है। उन्हें मॉडर्न बंगाली सिनेमा का सुपरस्टार माना जाता है। प्रोसेनजीत चटर्जी हिंदी और बंगाली सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता विश्वजीत चटर्जी के पुत्र हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने उनके घर जाकर के मुलाकात की। मुलाकात में प्रोसेन चटर्जी नेताओं वाली ड्रेस में दिखे, मतलब जो अभिनेता हैं, जो फिल्म स्टार हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो अमित शाह से मुलाकात में नेताओं वाली ड्रेस में दिखे। प्रोसेनजीत चटर्जी का नाम चर्चा में है। अमित शाह के उनके घर जाने से राज्यसभा के टिकट की संभावना और बढ़ गई। अमित शाह और प्रोसेनजीत चटर्जी की मुलाकात के वक्त पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य और लॉकेट चटर्जी समेत बीजेपी के अहम नेता भी साथ में थे। गृह मंत्री अमित शाह और टॉलीवुड स्टार प्रोसेनजीत चटर्जी की मुलाकात में गर्मजोशी जिस अंदाज की देखी, 63 साल के प्रोसेनजीत चटर्जी अब जिनको भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेजने की कवायद में है। अब अगर वो बीजेपी से राज्यसभा के सांसद बनते हैं तो राज्यसभा में बीजेपी का इसका लाभ मिलेगा, बीजेपी को ऐसा लगता है। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की कुल 16 सीटें, 3 खाली हुई। टीएमसी नेता रहे सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव, प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद में खाली हुई थी। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो तीनों सांसद हैं जो ये सपना देख रहे थे, जो उम्मीद कर रहे थे कि साहब वो तो इस्तीफा दे देंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी उनको राज्यसभा पहुंचा देगी, क्योंकि इनका तो कार्यकाल अभी किसी का कार्यकाल 2029 तक, किसी का कार्यकाल 2030 तक था। ऐसा भी नहीं था कि 6 महीने की अवधि बची हुई है। तो इन तमाम स्थितियों में दोस्तों अमित शाह का बंगाल जाना, भले ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस जयंती के 125वीं जयंती के मौके पर, उनकी प्रतिमा के अनावरण के मौके पर उनका जाना हो, लेकिन अमित शाह ने इस दौरे में 2 महत्वपूर्ण चीजें की। एक ये कि टॉलीवुड के सुपरस्टार को राज्यसभा भेजने का संकेत, और दूसरी तरफ जिस अंदाज में, जिस तरीके से ऋतुव्रत बनर्जी के गुट को अधर में इस वक्त वो खुद को फंसा हुआ दिख रहा है, इसमें गृह मंत्री किस तौर पर नई तरकीब निकालेंगे। और तीसरी तरफ ममता बनर्जी जो चुनाव आयोग से लेकर के और बंगाल की राजनीति में फिर से अपने पैर को जमाने की शुरुआत की है। चुनाव आयोग में उनके तथ्य काफी मजबूत हैं और बंगाल में जिस अंदाज में टीएमसी के कार्यकर्ता फिर से खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, खास तौर पर बरोई का इलाका जहां पर ममता बनर्जी जाना चाहती थी लेकिन बीजेपी ने जाने नहीं दिया, लेकिन बागी साइनी घोष का जिस तरीके से वहां पर विरोध हुआ, ये सारी चीजें ये दर्शा रही है कि ममता के ब्रह्मास्त्र में एक बार फिर से बीजेपी की राजनीति फंस गई है। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम कड़ियों को जोड़कर अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।